मार्केट में इस समय क्या अप्रोच ले रहे हैं? तुषार जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अप्रोच रहेगी इस समय मार्केट पर? इस समय जो इतना सेलिंग प्रेशर है खासतौर से एफआईएस की तरफ से, उस बीच में आप क्या नज़रिया ले रहे हैं? मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत महीनों से हम सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड है। वैल्यूएशंस मतलब एक साल से करीब करीब यही डायलॉग चल रहा है कि फंडामेंटल्स इंडिया के बहुत स्ट्रांग है, मगर वैल्यूएशंस अभी तक अट्रैक्टिव नहीं है। यही ज़्यादातर नैरेटिव और डायलॉग अभी तक चल रहा था। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा टाइम करेक्शन तो हो ही चुका है। एक साल में हमें कोई इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमारी स्टॉक मार्केट्स में हमने देखी नहीं है। और ये सब कारणों के पीछे जो टैरिफ हुआ या और कोई जो नेगेटिव न्यूज़ आती है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को दो बातें याद रखनी चाहिए। एक तो टाइम करेक्शन और वैल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस अभी हमारी मार्केट में दिख रहा है। मगर ये बॉटम अप की वैल्यूएशन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर एफआईएस को देखें तो उनको चॉइस आउटसाइड ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स भी दिखती हैं, इमर्जिंग मार्केट्स में। और ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के कंपैरिजन में सस्ते हैं। तो ये मैं नहीं मानता कि सडन टर्न बैक और टर्न अराउंड वैल्यूएशंस में हमें दिखेगा। शायद इस पेन की अवधि में थोड़ा और इजाफा और हो सकता है। और मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिव रहना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप आज में एंट्री करते हैं तो शायद 2 या 3 साल में आपको बड़ा मुनाफा होने की संभावना है। ओके, अच्छा तुषार जी, एक और बात जिस पे थोड़ा सा बाजार गौर फरमा रहा है। हम सारे इंस्टीट्यूशंस या फिर अभी कुछ देर पहले आपकी चर्चा सुन भी रहे होंगे, थोड़ा सा ये जो ट्रेड डील है या फिर हमारे पास हमारे तरफ जो 50% टैरिफ लगा है, उसको लेकर थोड़े से स्केप्टिकल से इंडियन मार्केट्स में कोई भी फ्रेश फंड डिप्लॉय करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। थोड़ा सा इसको आप इस टाइम फ्रेम को डिसाइड करेंगे क्या कि अगर मेरे पास भी पैसा है तो मैं कब तक रुकूं, कब तक डिप्लॉयमेंट करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें अगले इस मार्केट को अगले 4-5 महीने में? हमारे पास अगला अर्निंग सीजन भी है, फेस्टिवल सीजन भी है, कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को थोड़ा टाइम वाइज अगर आप डिसाइड करें तो? मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लंबे अरसे का इन्वेस्टिंग शेड्यूल बनाने की ज़रूरत है। शायद स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट्स 20% अ मंथ ऑफ द एंटायर कॉर्पस जो जिसके पास हो, शायद उस एक स्ट्रेटेजी से थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकते हैं। इसमें दो रिस्क हैं। एक रिस्क ऐसा है कि हमारी बिहेवियर के ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो समझिए इस बात से हम 20% इस महीने में डिप्लॉय करने के बाद मार्केट या ऊपर या नीचे जाता है बड़ी जोर से, तो हमारी जो डिसिप्लिन रहती है वो शायद कम हो जाएगी। और अगर मार्केट नीचे उतर आता है तो आदमी हेजिटेट करता है डिप्लॉय करने में, शायद वो एक गलती हो सकती है। दूसरी गलती ऐसी हो सकती है कि जब मार्केट समझो 1 महीने के बाद बहुत रिकवर होने के बाद एक 5-10% का अगर इंटरेस्ट मतलब अप्रिसिएशन होता है, तो बड़े ही डर से हम लोग शायद रह जाएंगे। इस डर से डिप्लॉयमेंट अगले महीने 20 या 30% की हो सकती है या पूरा डाल दे लूँ। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी होती नहीं है। मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स को अपनी बिहेवियर के फोकस ज़्यादा करना चाहिए। उनको दो चीज़ें बतानी हैं। एक तो इंडिया की फंडामेंटल्स यहाँ से अगले 3 4 5 साल तक बहुत स्ट्रांग लग रही है। रेटिंग अपग्रेड आ चुका है, अर्निंग्स अपग्रेड की अपेक्षा है अगले 2 क्वार्टर्स में। और मेरे ख्याल से जो वातावरण पैदा हुआ है, लोअर इंटरेस्ट रेट्स का माहौल है, लो इन्फ्लेशन का माहौल है, मेरे ख्याल से इस पे ज़्यादा लोगों ने फोकस करना है। और स्पेसिफिक कंपनीज में जो अपॉर्चुनिटी अभी आगे जाके देखेंगे उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि बाकी की सारी न्यूज़ को लेके इफेक्ट होके ये सोचना है कि अब करें कल करें। मेरे ख्याल से फोकस फंडामेंटल्स पे होना चाहिए। ओके, फोकस फंडामेंटल पे होना चाहिए। बैंक्स को क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से? लार्ज प्राइवेट बैंक्स जिस तरीके से गिर रहे हैं, एक ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन होगा कि एफआई की सेलिंग, लेकिन वो भी उसका भी कोई कारण होना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आपको जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं? नहीं, ये एक अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बैंक्स
सारी हमारी जो मेन इकोनॉमी में टोटल कनेक्ट रखती है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे टैरिफ्स का इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर्स पे होने वाला है, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट करती हैं इकोनॉमी में, और अगर उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा तो बैंक्स की जो एक्सपोजर बुक है, लिस्टेड यूनिवर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, बैंक्स की एक्सपोजर बुक है, उसके ऊपर शायद इम्पैक्ट हो सकता है। और ये तो फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट हो गया। सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट ऐसा होता है कि जैसे आपकी कंपनी में शायद या तो सैलरी फ्रीज आए या लोगों को कम किया जाए, उससे जो कंजम्पशन की अपेक्षा थी अगले 2-3 क्वार्टर में, जो ज़्यादातर हमने सोचा था कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी होगी, उस पे शायद एक इम्पैक्ट हो सकता है। और उसकी वजह से बैंक्स की बुक की जो वृद्धि, जो इंक्रीज हमने सोची थी, शायद उस लेवल पे ना आए। और दूसरी बात ऐसी भी है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो बैंक्स की टोटल अर्निंग्स, जो टॉप लाइन हम कहते हैं, उसमें कमी आती है, क्योंकि वो रेट जिसके ऊपर वो लेंड करते हैं वो रेट ही कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहां से मेरे ख्याल से फंडामेंटली बैंक्स में हैव अ वीकर नेक्स्ट 1 or 2 quarters, बट दैट इज अगेन समथिंग नॉट टू वरी अबाउट। इफ अगर आप बहुत ज़्यादातर 2 या 3 साल का व्यू लें तो ये तो सारी चीज़ें सिर्फ न्यूज़ के अंदर आती है, और ये उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। अच्छा तुषार जी, ये आईटी पर आपकी रीडिंग क्या है? अब यूएस में एक रेट कट की संभावना तो बन रही है एज पर द लास्ट स्टेटमेंट, बट क्या वो एक मीनिंगफुल रैलिंग इनिशिएट कर सकता है, या फिर ये अभी भी एक बहुत ही वीक स्पेस नज़र आ रहा है? क्योंकि इस पैनल पे, इस मंच पे जितने लोग आए हैं अभी तो उन्होंने आईटी को दरकिनार ही किया है। आपकी रीडिंग क्या कहती है आईटी पर? देखिए, आईटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेक्टर है, क्योंकि 2 या 3 प्रभाव इसके ऊपर पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो यह है कि यूएस की आईटी इंडस्ट्री पॉजिटिव या नेगेटिव में है। अभी फिलहाल यूएस की आईटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन पे है पूरी दुनिया में। तो ज़्यादातर लोगों को डर है कि शायद उस वैल्यूएशन को अगर कोई क्षति पहुंचे तो उसका इम्पैक्ट हमारी आईटी इंडस्ट्री पे भी मिलता है। तो एक ये है। दूसरी चीज़ है, हमारी एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है एआई को लेके, और एआई को लेके हमारी कोडर्स और प्रोग्रामर्स की जॉब्स पे क्या असर होने वाला है, और आईटी डिमांड, जो हमारी इंडियन आईटी सर्विसेज की डिमांड है, उसके ऊपर क्या होने वाला है, इसका अभी तक किसी के पास उत्तर नहीं है। तो शायद ये अनसर्टेनिटी भी उसके ऊपर प्ले हो रही है, जिसका उत्तर अभी है नहीं किसी के पास। मगर ये एक कारण रहेगा कि आईटी, बिग आईटी, जो हम लार्ज कैप आईटी कहेंगे, उसके ऊपर सॉफ्टनेस रहेगी। तीसरी बात ऐसी है कि जब हम यूएस इमिग्रेशन की बात करते हैं और ये जो टाइटनेस हम समझते हैं, तो ज़्यादातर इंडियन आईटी कॉस्ट इज़ लोअर बिकॉज ऑफ इंडियन कॉस्ट। और ये इंडियन कॉस्ट को लेके अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा चिंता करें तो मेरे ख्याल से वो भी एक रीज़न बनता है जिससे कि आईटी इंडस्ट्री एज सच इज़ अंडर अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राउड। बट हमने एक बात देखी है कि कई बार ऐसी चीज़ें इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर को हिट हो चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट कर रखा है, और ओवर टाइम दे हैव कम थ्रू इन फ्लाइंग कलर्स इन टर्म्स ऑफ एडेप्टिंग टू द सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी देर के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सॉफ्टनेस रहने की आवश्यकता, शायद संभावना है। मगर आगे जाके कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपनी कलर्स ट्रू दिखा देंगी, और मेरी कॉन्फिडेंस रहेगी कि शायद इस लेवल से अगर 3 या 4 साल का अगर आप होराइजन लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए।